ऋतु की सारी बातें सुनने के बाद साहिल भी यही सोच रहा था कि आखिर क्यों किसी लड़की के मना करने के बावजूद लड़कों को समझ नहीं आता कि लड़की का उनमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। क्यों जबरदस्ती करने पर तुल जाते हैं। और फिर ऐसी स्थिति में बेचारी लड़कियां करे भी तो क्या करें। उसे भी आज अपनी बहन पर गर्व महसूस हो रहा था। उसने ऋतु के सिर पर प्यार से हाथ रखते हुए कहा, ऋतु, रोना बंद कर। तूने जो भी किया सही किया। जब तेरे मना करने के बावजूद सुमित को तेरी भाषा समझ नहीं आई तो उसे कैसे भी समझाना तो था ही। और तूने तो एक बहुत बड़ी मिसाल पेश की है कि लड़कियां कमजोर नहीं होती। इसलिए अगर एक बार उन्होंने मना कर दिया तो पीछे हट जाना ही बेहतर है। नहीं तो जो हश्र सुमित का हुआ वही हश्र होगा। लेकिन तूने बस एक गलती कर दी कि मुझे ये बताने में इतनी देर कर दी। तुझे पता है कि सुमित यहाँ के बड़े पॉलिटिशियन का बेटा है। और जिस तरीके से सुमित की डेड बॉडी मिली और उसका केस मीडिया के सामने आया, उस तरीके से आज मीडिया में सुमित हीरो बन चुका है। सब लोग सुमित के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं। अगर मुझे शुरू से सब कुछ पता होता तो सुमित की पूरी सच्चाई पहले दिन मीडिया के सामने होती और साथ ही वो पॉलिटिशियन भी अपनी सत्ता गवा चुका होता। अरे जो इंसान अपनी औलाद को अच्छी परवरिश नहीं दे सकता वो जनता के साथ क्या न्याय करेगा और क्या भलाई करेगा अपनी जनता का। अब तू रोना बंद कर। अच्छा हुआ जो तूने मुझे सब कुछ बता दिया। मुझे बहुत सारी चीजें सही करनी है जो मैं अभी अभी बिगाड़ कर आया हूं। कहते कहते साहिल की आंखों में आंसू भर आए। अब उसे सौम्या के लिए बहुत बुरा लग रहा था और सौम्या की कही हुई बात बार बार याद आ रही थी। सौम्या ने उससे कहा था, साहिल, तुम्हें जिस दिन मेरे चुप रहने की वजह पता चलेगी उस दिन तुम्हें मेरे ऊपर गर्व महसूस होगा और इस बात की खुशी भी होगी कि मैंने जो किया सही किया। बस यूं समझ लो कि मैं जो कर रही हूं वो एक तरीके से तुम्हारे लिए ही कर रही हूं। सौम्या की ये बात साहिल के कानों में गूंज रही थी। सच तो कहा था सौम्या ने। आखिर ऋतु के साथ सौम्या का रिश्ता ही क्या था। यही ना कि वो साहिल की बहन थी। ऋतु का साथ देने के पीछे कहीं ना कहीं सौम्या का साहिल के लिए प्यार ही था। वो नहीं चाहती थी कि साहिल के किसी भी फैमिली मेंबर को परेशानी का सामना करना पड़े, इसलिए उसने ये बात छुपाए रखी। यहाँ तक कि सौम्या का पेंडेंट पुलिस के हाथों में आ जाने पर भी सौम्या घबराई नहीं और ना ही उसने ऋतु का नाम लिया। चुपचाप सब कुछ सुनती और सहती रही। साहिल यही सब बातें सोचते सोचते खुद से ही पूछने लगा, मेरी भोली भाली सी सौम्या इतनी समझदार कब से हो गई भला। साहिल की आंखों में अभी भी आंसू थे, लेकिन दुख के नहीं, पश्चाताप के आंसू थे। वो सौम्या से मिलकर उसे गले लगाकर उससे माफी मांगना चाहता था, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी जो काम था वो था कि अभी के अभी अजान को जाकर पूरी सच्चाई बताना और सुमित के काले कारनामों का चिट्ठा मीडिया के सामने खोल देना। साहिल ने ऋतु से समझाते हुए कहा, ऋतु, देख, तूने जो किया है वो बिल्कुल सही किया है। तुझे डरने या घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अब तू एक काम कर, मेरे साथ चल और जो जो जैसे जैसे हुआ है वैसे ही पूरा बयान दर्ज करवा दे। इस केस के इंचार्ज एसपी अजान कुरैशी हैं। उन्हें हम लोग अच्छी तरह जानते हैं। जब उनको तेरे बारे में पता चलेगा तो वो भी तुझे ही सपोर्ट करेंगे। साहिल की बात मानकर ऋतु तैयार हो गई। साहिल ने अजान को फोन लगाया और बोला, हाँ अजान, मुझे सुमित मर्डर केस के बारे में तुमसे कुछ जरूरी बातें करनी है। अजान बोला, हाँ अच्छा हुआ साहिल जो तुमने मुझे कॉल कर लिया। एक्चुअली मैं भी 2 दिनों से काफी बिजी था तो तुम्हें कॉल करके बता नहीं पाया। अजान की बात सुनकर साहिल पूछने लगा, अच्छा क्या बताना था तुम्हें। तो अजान बोला, हम लोगों ने सुमित मर्डर केस में निखिल को अरेस्ट कर लिया है, क्योंकि जिस औजार से सुमित के ऊपर वार किए गए थे वो निखिल के पास ही था और निखिल ने ही उसे खरीदा था। अब बस सौम्या के पेंडेंट की कड़ी और मिलानी है, फिर पूरा केस एकदम साफ हो जाएगा और पूरी घटना सबके सामने होगी कि इन लोगों ने इस वारदात को अंजाम कैसे दिया। अजान की पूरी बात सुनकर साहिल ने ऋतु की तरफ देखा और फिर अजान से बोला, नहीं अजान, एक कड़ी और है जो किसी के सामने नहीं आई है, या यूं कहो कि निखिल और सौम्या ने आने ही नहीं दिया। साहिल की बात सुनकर अजान हैरान होकर पूछने लगा, अच्छा ऐसा क्या है जो मुझसे छूट गया।
साहिल बोला, क्या मैं तुम्हारे घर आकर बात कर सकता हूँ? अजान ने कहा, ठीक है, आ जाओ, मैं अभी घर पर ही हूँ। जवाब में साहिल बोला, ठीक है फिर, मैं बस तुम्हारे घर की तरफ ही आ रहा हूँ। कहकर साहिल ने फोन रख दिया और रितु की वार्डन से रितु को अपने साथ ले जाने की परमिशन ली। फिर रितु को अपने साथ लेकर अजान के घर की तरफ निकल पड़ा। रास्ते भर साहिल के दिमाग में यही चल रहा था कि जिस निखिल और सौम्या को वो इतना गलत समझ रहा था कि सौम्या के कैरेक्टर पर उंगली उठाने से पहले भी उसने नहीं सोचा, वे दोनों उसी की बहन को बचाने की कोशिश में लगे थे। साहिल को अपने मन में बहुत बुरा लग रहा था। वो बार बार सोच रहा था कि निखिल आखिर मेरा लगता कौन है, क्यों मेरी बहन की मदद कर रहा है, क्यों इतने अच्छे लोग हैं दुनिया में और मैं इतना बुरा जो उनकी अच्छाई को भी पहचान नहीं पाया। साहिल ये सब सोचते सोचते रोता जा रहा था। रितु इस समय साहिल की स्थिति को समझ रही थी और इस सब के लिए खुद को जिम्मेदार मान रही थी। वो बोली, भैया जो हुआ मेरी वजह से हुआ, मुझे समझ ही नहीं आया मैं किसके सामने कैसे रिएक्ट करूं, किसको ये बात बताऊं किसको नहीं बताऊं। उस समय वे लोग वहां आ गए तो उनको पता चल गया। अगर सौम्या भाभी और वैशाली वहां नहीं आती तो ये बात केवल मेरे और निखिल के बीच में ही रहती और हो सकता है शायद निखिल सरेंडर भी कर देता। वो तो सरेंडर करने ही वाला था, लेकिन भाभी और वैशाली ने उसको मना कर दिया था। अगर वे दोनों नहीं आती तो मेरा भी इतना दिमाग कहाँ चलता कि मैं निखिल को रोक पाती। एक तरीके से देखा जाए तो सौम्या और वैशाली के आने से अच्छा ही हुआ कि निखिल भी बच गया और मैं भी। रितु की बात सुनकर साहिल के मन में आया, हाँ बहुत कुछ बच गया, लेकिन बहुत कुछ टूट भी गया है जो अब मुझे वापस जोड़ना है। इतना सोचते ही साहिल की आंखों में आंसुओं की तेज धारा बह निकली।